तो चलो बच्चे लोग, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सबसे सिंपल एक लाइन का देखो डेफिनेशन क्या है। सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द concentration, sum of the power of all the concentration term involved in the rate law. In the rate law, बस यही एक थोड़ा सा डेफिनेशन है। कह रहा है कि आप रेट लॉ पहले तो आपको इसके लिए रेट लॉ तो निकालना ही पड़ेगा। रेट लॉ, मान लो आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो आप रेट लॉ निकालते हैं, तो रेट लॉ निकालते वक्त हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है, हम बोल दिए एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर सपोज 2A है प्लस 3B है, एरो के बाद 4C है। सपोज करो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं? वैसी कोई भी रिएक्शन जो जो सिंगल स्टेप में हो जाए कंप्लीट। तो एक चीज बताओ, तो कल हम बताए थे इसके लिए अगर हमें रेट निकालना होगा इस रिएक्शन के लिए, तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन से क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? के सबसे पहले, फिर कॉन्सेंट्रेशन ए, कॉन्सेंट्रेशन बी, जितना होगा रिएक्टेंट का सबके कॉन्सेंट्रेशन को लिख देंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो भी रेज टू द पावर्स के देर कोफिशिएंट कर देंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कब? जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तब क्वेश्चन में लिख के देगा, तब नहीं लिख के देगा तो नहीं बोल सकते हैं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो पढ़ो तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? सम कर दीजिए। किसको सम कर दो? तो सम ऑफ पावर ऑफ ऑल दी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सम कर दो, पावर को सम कर दो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के जो ऊपर है, और इन्वॉल्व इन द रेट लॉ। पहले रिएक्शन के अंदर रेट निकालो, रेट के बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखो और उसके पावर को देखो और सारे पावर को ऐड कर दो। ऐड करने पर जो भी आएगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर हम शॉर्टकट कहें कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो शॉर्टकट में, अब ये तो सिंपल हो गया ना, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। हम जनरल मानेंगे तो 2, 3 थोड़ी ना मान के चलेंगे। कोई भी जनरल रिएक्शन है, जैसे मान लो कि A है और B है ये और C है। क्वेश्चन में नहीं बोला कि एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसके लिए रेट लिखोगे। रेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? के कॉन्सेंट्रेशन A इंटू कॉन्सेंट्रेशन B का प्रोडक्ट, और जो भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सिंस एलिमेंट्री रिएक्शन है ही नहीं तो जो भी दिखेगा वो लिखेंगे नहीं, अपने मन से X लिखेंगे और यहाँ पे Y लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो X को हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ A। तो हम लोग क्या बताते हैं? ऑर्डर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन A। और Y को क्या बताते हैं? ऑर्डर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू B के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। और X + Y अगर पूछेंगे, ये बताता है ओवरऑल ऑर्डर। ये तो ऑर्डर ऑफ A, यहां पे लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो X है, और B के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसको Y माना जा रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो हम तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो X + Y को बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस यही आपके पास है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम कर दो पावर ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, जो कि रेट लॉ में इन्वॉल्व है। रेट लॉ के अंदर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के पावर होंगे और सबको सम कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा फाइंड हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पहले आपको रेट लॉ निकालना पड़ेगा, यानी उसके लिए रेट निकालना पड़ेगा, और रेट के ऊपर जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिखाई पड़ेंगे सारे पावर को ऐड कर देंगे, तो वो बन जाता है हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक क्वेश्चन और, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये? तो खुद से देखो, आपको इसके लिए रेट लॉ निकालना है, और रेट लॉ तो बताया था कि बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं होगा। क्वेश्चन में जब तक बोलेगा नहीं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक तो हम लोग यहां पर भी देख के भी नहीं पावर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब रेट, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ निकालना पड़ा, और रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये एक्सपेरिमेंट करके ही, मतलब ये आप खुद से नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा।
तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही हम लोग मालूम कर सकते हैं कि रेट कैसे फाइंड करें। तो बिना एक्सपेरिमेंट के रेट निकलेगा नहीं, तो बिना एक्सपेरिमेंट के ऑर्डर भी नहीं निकल पाएगा आपका। तो इसलिए याद रखना कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है वो भी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। एक लाइन इसके बारे में और लिख दो, ऑर्डर अगर आपको निकालना है किसी की भी रिएक्शन की, तो ऑर्डर इज एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is an experimentally determined ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी आपको एक्सपेरिमेंट करके ही निकाल पाएंगे। चलो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास सपोज एक एलिमेंट्री रिएक्शन है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर सपोज करो तुम्हारे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसे मान लो कि A प्लस बी है सी, तो इसके लिए बताओ, तो इसकी पहले बताओ मॉलिक्यूलिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन जो कल बताए थे हम, कितने मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। वेरी गुड। तो इसकी मॉलिक्यूलिटी 2 बोलोगे। अगर हम बोल रहे एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके लिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के लिए पहले निकालोगे रेट, ए लिखोगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये भी 1 ये भी 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, पावर को ऐड कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन जो भी इसके ऊपर है, तो पावर को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हो चलो कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट्री ऑफ रिएक्शन है तो उसके लिए मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, जबकि मॉलिक्यूलिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो सिर्फ रिएक्शन को देख के बता देगा कि इसका मॉलिक्यूलिटी कितना है, और कभी भी मॉलिक्यूलिटी बताते हैं कि 3 से ग्रेटर नहीं हो सकती है। तो याद रखना कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन दोनों सेम हो जाता है, लेकिन दोनों सेम है तो इसका मतलब ये मत समझना कि हर केस में सेम है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। आपको बहुत सारा डिफरेंस भी आता है एग्जाम में लिखने के लिए कि मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है बताओ। तो अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो उसके लिए मॉलिक्यूलिटी कह दो या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह दो, दोनों सेम होंगे। अब बात करते हैं, कल हम लोग पढ़े थे कि मॉलिक्यूलिटी कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब भी एक रिएक्शन कराओगे तो कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल्स लेके ही चलोगे, 0 तो कोई नहीं लेके चलेगा। लेकिन ऑर्डर के बारे में देखिए, ऑर्डर कैन बी 0। ऑर्डर जो होता है वो 0 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट कैन नॉट इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंस में हम लोग को काम देगा। और जनरली अगर ऐसा इसमें भी देखा गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर भी 3 से ग्रेटर होना यहां पर भी काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट एक साथ बनाना बहुत कम पॉसिबल है। इसलिए हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जनरली आप देखेंगे कि प्रोडक्ट जब भी बन रहा होता है तो 3 मॉलिक्यूल से ऊपर के नहीं बन पाते हैं। तो खैर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे रिएक्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे करेंगे। आओ तुम लोगों को दिखाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले जाते हैं। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना सिखा रहे हैं, और एक रेट लॉ के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड में कल बोले थे कि रेट लॉ निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी चाहिए होता है। तो अब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी कैसी चाहिए तुमको। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, ध्यान से इसको समझना कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो एक रिएक्शन है 2NO, O2 गैस, और एरो के बाद बनता है 2NO2, ये भी गैस है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है।
तो ऑर्डर के लिए पहले लिखेंगे इसका रेट लॉ लिखेंगे, लेकिन ये जो दिख रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये कोई जरूरी नहीं है। आपको बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन तो क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया हुआ, बस एक रिएक्शन लिखा हुआ है। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, जैसे NO2 का कॉन्सेंट्रेशन, NO का दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का दिया कॉन्सेंट्रेशन, और फिर दिया रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या है। तो NO का कॉन्सेंट्रेशन देखो, पहला केस में बोल रहा है कि 1.5 लिया गया था, कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर होगा, हर जगह याद रखिएगा मोल पर लीटर है। O2 का कॉन्सेंट्रेशन था आपके पास 4 मोल पर लीटर, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर देखो NO का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1.5 ही रखें, लेकिन O2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके 2 रख दिए और रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। NO का कॉन्सेंट्रेशन है 3, O2 का हो गया 2, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया हुआ। ये 3 एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है, ये जो आपके पास डेटा गिवन है ये एक्सपेरिमेंट करके लिखा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस को आप देखकर, मतलब इसके बेसिस को आपको देख के ये बताना है कि इस रिएक्शंस के लिए ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोगों को रिएक्शन के लिए ऑर्डर लिखना सिखा रहे हैं, ध्यान समझना, ताकि एक क्वेश्चन को हम बनाए तो आप अगले क्वेश्चन को ट्राई कर पाए। पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे इसके लिए अगर रेट लॉ लिखना होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तो रेट लॉ निकालोगे और कॉन्सेंट्रेशन के पावर को ऐड करोगे, तो पहले तो मुझे इसके लिए रेट लॉ लिखने आना चाहिए। तो बताओ, तो इसके लिए रेट कितना लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू, पहले क्या लिखते हैं के, और कॉन्सेंट्रेशन किसके लिखोगे? नहीं, वो रेट नहीं, रेट लॉ से ही NO कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ O2 का कॉन्सेंट्रेशन। यहां पावर में कितना लिख दें? 2 लिख दे और यहां 1 लिख दे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया। तो फिर इसकी जरूरत ही हमें क्या है? फिर इसकी तो जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है ना, तो आप देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पर 2 है तो 2 ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखोगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तुम्हें x y की ही वैल्यू चाहिए। अगर x y की वैल्यू मिल जाएगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, आगे आंसर। अब देखो किस चीज को कैसे फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं सपोज। अब देखिए, ये एक्स वाई को निकालने के लिए आपके पास 3 तरह के डेटा दिया हुआ है। पहला कंडीशन, केस फर्स्ट लिख देना। देखो रेट, पहला केस में रेट कितना दिख रहा है? 4.4 10⁻⁻⁴। रेट जब इतना था, के को रखो कांस्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया गया था इनों का? तो 1.5 लिखे पावर x, और O2 का कॉन्सेंट्रेशन 4 था, इसको मान लो 2। सेकेंड केस, केस नंबर 2, रेट जब हमारे पास था 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यहां पुट कर दो, तो उस समय NO का कॉन्सेंट्रेशन 1.5, O2 का कॉन्सेंट्रेशन 2 तो पावर y। तीसरा इक्वेशन बनाओगे, यहां से केस थर्ड बनाओगे, तो केस थर्ड में क्या हो जाएगा? इस बार कॉन्सेंट्रेशन, ये इस बार रेट आया 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴ आया, और के लिखोगे यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, तो 3 के पावर में x है और 2 के पावर में y है। चलो अब तुमको क्या कर रहे हैं, ये 3 इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इक्वेशन को यूज करके एक्स वाइज निकाल देना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब यहां से हो गया क्वेश्चन मैथ्स का, कोई बात नहीं, मैथ्स के बारे में लोग का अच्छा नॉलेज है। यहां देखो तो एक चीज, अगर मान लो अगर हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, तो देखो के से के कट जाएगा, ये टर्म भी पूरा कैंसिल हो गया, ये अंदर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 की पावर y हो जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि हम वैसे चीज को डिवाइड करेंगे जहां पर कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर मुझे y निकालना है तो x को तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, और ये आपको x निकालना होगा तो फिर देखना पड़ेगा कौन इक्वेशन को डिवाइड करे।
तो चलो अगर मुझे y निकालना है तो x को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करो और देखो कितना बच रहा है। सेकेंड बाई थर्ड कीजिए, देखो तो क्या हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल और ये 2 बार में कैंसिल। डायरेक्टली हम 2 लिख दे रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये दोनों को डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा कट जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट गया 22 से 2 हो जाता है 24। ये डिवाइड करोगे तो ये इधर से कट जाएगा, ये भी इधर से कट जाएगा और ये हो गया 4 के पावर y, ये 2 के पावर y। जब दोनों में पावर सेम ही है तो आप क्या कर दो, 4/2 लिख दो, होल पावर y लिख दो, ये पूरा कट गया अंदर में, यानी कि 2 के पावर y, यानी 2 इज इक्वल टू आ गया 2 के पावर y। तो बता सकते हो कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, कुछ कुछ नहीं है तो 1 लिखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y की जगह पर 1 है। चलो y आ गया 1, अब निकालना है x की वैल्यू। x को निकालने के लिए देखो तो कौन इक्वेशन को डिवाइड किया जाए, जिस इक्वेशन को डिवाइड करना सही रहेगा। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y इस बार कैंसिल करना पड़ेगा, या y का पावर भी आप चाहेंगे तो पावर में भी रख के बना सकते हैं, लेकिन उतना कौन मेहनत करेगा। अगर हम सीधे डिवाइड करके हटा नहीं देंगे इसको, तो हम तो कह रहे हैं ना कि आप लोग देखिए ये दोनों आपको सेम दिख रहा है इस कंडीशन में, तो इसको डिवाइड करने से फायदा, डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। करते हैं, यानी कि 3/4 करते हैं। थर्ड इक्वेशन कितना दिख रहा है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है, और इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा फिर से कट गया और ये यहां से कट गया, और 22 और नीचे 88, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ गया। यहां से ये यहां से कट गया बच्चे लोग, और ये यहां से कैंसिल, और यहां से बचा ये 1.5 और बटे में 3 होल पावर में x है। देखो इस पॉइंट को लेके आ जाओ नीचे, और 15 से कट जाएगा तुम्हारा 30 2 टाइम्स में, तो ये बच गया 1/2 के पावर में है x। तो क्या कोई बता सकता है कि x की वैल्यू कितनी होगी यहां से, ये दोनों आपस में इक्वल है 1/2। हाँ 1/4 को आप लोग को लिख दीजिए 1/2 का स्क्वायर। अगर हम इसको 1/2 का स्क्वायर लिख दें तो ये 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो x की जगह पे 2 हो जाएगा सिर्फ। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, x प्लस y था, तो x प्लस y जोड़ लो, 3 आ गया। तो यही आपके पास था पूरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन को बनाने का। इसीलिए बोल रहे थे सब एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, हालांकि इसमें तो डायरेक्टली भी 3 दिख रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस y लिखना होगा, और 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हो गया, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोले, एक और एग्जांपल दे सकते हैं मैं। ओके ठीक है। सेकंड एग्जांपल लीजिए। आपके पास एक रिएक्शन है, 2a है प्लस b है, एरो के बाद c है, और यहां पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट डेटा दिया हुआ है। A का कॉन्सेंट्रेशन है, B का कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट। A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, सब में याद रखना चलो कॉन्सेंट्रेशन के 0.2। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं मोल पर लीटर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये बार बार लिखोगे ना तो आपको सबकी यूनिट याद होती चली जाएगी। ये भी है 0.1, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2, 0.2, 0.4, और रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास है 2 × 10⁻⁻4, 1.6 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻4।
और पूछ रहा है कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका। निकल जाएगा, देखो बता रहे हैं। पहले एक चीज बताओ तो इसके लिए रेट लॉग क्या लिखेंगे हम लोग, इसको देख के पहले क्वेश्चन नोट कर लिए सब लोग। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो फिर बता रहे हैं। चलो तो ये देख के बताओ तो रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। पहले क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ए लिखोगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन बी लिखोगे, और ए के पावर में कितना लिख दें, हाँ एक्स और वाई लिखेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता, अगर यही पता रहता तो हम लोग ऑर्डर पे इसके बिना ही निकाल दिए रहते। तो ऑर्डर का मतलब है बच्चे लोग यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो चलो तीन हमारे पास है ही, यहां पर देख के आप तीन इक्वेशन से लिखिए। रेट के वैल्यू पुट करो, के को छोड़ दो, ए का कॉन्सेंट्रेशन पुट करो, बी का कॉन्सेंट्रेशन पुट करो। पहला कंडीशन, यहां से तीन केस बनेगा कि नहीं। केस फर्स्ट बना 2 × 10⁻⁻4, के लिखोगे 0.1 के पावर x, 0.2 के पावर हो जाएगा y। सेकेंड ट्राई करो इसमें तो 1.6 × 10⁻³ के लिखोगे 0.2 to the power x, 0.2 to the power y। और थर्ड हमारे पास जो केस होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻4 और ये आपका हो जाएगा के 0.1 to the power x, 0.4 to the power y। तीन केसेस हो गया बच्चे लोग। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखो, सेकेंड रखो, थर्ड। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो बताओ किस किस इक्वेशन को डिवाइड करने पर y कैंसिल होगा। वेरी गुड। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो बच्चे लोग देखो ये y वाला पावर सेम है, 0.2 है, 0.2 डिवाइड करने पे पूरा कैंसिल। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए, 2 × 10⁻⁻4 और 1.6 × 10⁻⁻3। इधर डिवाइड ये हो गया, ये के से के कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। और ये देखो ये पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा, तो ये 1/2 के पावर x सीधा लिख देना है। अब आगे सॉल्व कीजिए ऐसे, इस पॉइंट को ले जाइए ऊपर आप लोग। तो कितना हो जाएगा, 2/16, यानी भी कैंसिल कर दो डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा ये 8, यानी 1/8, और ये 10 to the power ये 1 हो गया, तो कितना हो गया -4 + 1 -3, 10 के पावर -3 ऊपर भी है, 10 के पावर -3 नीचे भी है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1/8 और ये 1/2 के पावर x है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 1/8 को क्या लिख दोगे, हाँ बोलो। अच्छा देखो पहले दोनों को डिवाइड किए हैं, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो ये 1.6 था, तो पॉइंट आया तो ऊपर हम 10 भेज दिए, तो ये ऊपर से 2 बचा, नीचे 16 हुआ, तो 2/16 कट के हो गया 1/8, और 10 to the power 1 है, क्योंकि ये तो 1 चला गया ना, और ये 10 के पावर -4 है, तो दोनों का बेस से में पावर को ऐड करोगे तो -4 + 1 कितना होगा, -3 नहीं हो जाएगा। तो इसी की वजह से ऊपर नीचे 10 to the power कैंसिल हो गया। तो 1/8 को लिख देना 1/2 का क्यूब, 1/2 to the power x है, और 1/2 कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई 3। चलो x की वैल्यू हो गई 3। अब आगे निकालो इसमें, हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए देखो तो कौन से इक्वेशन को डिवाइड करे, y निकालना है तो x को कैंसिल करना पड़ेगा। कौन कौन सा, हाँ गुड, 1 और 3। देखो बच्चों 1 और 3 को डिवाइड करोगे तो देखो दोनों में 0.1x वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो चलो 1/3 करके देखो,
तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो ऊपर 1/3 तो पूरा सेम है, इधर तो हो गया पूरा 1। इसको डिवाइड करोगे तो k कैंसिल, 0.1 कैंसिल, ये सिर्फ ब्रैकेट में बचेगा, यानी कि 0.2 बटे में 0.4 के पावर y लिख दो। हालांकि ये भी तो कट ही जाएगा, तो ये पॉइंट गया बच्चे लोग, ये हो गया 1/2, यानी ये 1 हो गया और इधर 1/2 के पावर y हो गया। क्या कोई बता सकता है कि y की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा मुश्किल है। वेरी गुड। तुम लोग को मालूम चला बच्चे लोग जीरो कैसे होगा? हाँ, ये 1 के बदले में ये लिखा गया है कि 1/2 के पावर 0, तभी तो दोनों तरफ 1/2 सेम होगा, क्योंकि किसी की पावर में 0 करते हैं तो 1 होता ही है, तो इसलिए हमें 1/2 चाहिए था, तो 1/2 के पावर 0 कर दिए। ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? वेरी गुड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दो। x है 3, y है 0, यानी कि 3। समझ में आ गया पूरा? ये तुमको समझ में आ गया लक्ष्मी इसमें कैसे बना है सब? ओके, तो अब आपको बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के टाइप्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने तरह के हो सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप समझ रहे हैं कि बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं निकाला जा सकता है। लिख बैठिए, टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला देखो, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर 0 भी हो सकता है? अभी तो हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट किए, दोनों में पता चला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 3 ही था। क्या 0 भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है? तो होता है। तो देखो कैसे, इस ऑर्डर को हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो तुमको पहले एग्जांपल भी आपको देखे क्लियर करते हैं कैसे कौन से रिएक्शंस होंगे जो कि जीरो ऑर्डर के हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं इस पे, H2 प्लस Cl2, और मान लो कि यहां पर सनलाइट है, इसके प्रेजेंस में बनता है 2HCl। H2 और Cl2 क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। अब तब जाके H और Cl आपस में जुड़ के HCl फॉर्म होता है। लेकिन एक चीज बताओ कि अगर इसके लिए तुम रेट निकलोगे तो K लिखोगे, H2 लिखोगे, यहां पर Cl2 लिखोगे, यहां पर देख के 1 और यहां पर देख के 1 नहीं लिखना है। देखिए, प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। अब H2 और Cl2 के क्या कॉन्सेंट्रेशन लिया, इसको कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन तो अपने आप हो नहीं सकता है। ये रिएक्शन में बेसिक नीड किसका है? सनलाइट का। अगर आप सनलाइट नहीं देंगे तो H2 गैस और Cl2 गैसेस आपस में, इसके जो 2 एटम्स आपस में टूटेंगे ही नहीं, और टूटेंगे ही नहीं तो रिएक्शन फिर H के साथ Cl का होगा भी नहीं। तो इसलिए सन के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन है। अगर सन के लाइट अगर नहीं मिले तो इन लोग को एनर्जी मिलेगा नहीं और ये ब्रेक होगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि वैसे रिएक्शंस जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता हो। अब कितना, मान लो कि हम इसके बहुत सारे अमाउंट को लेके चले हैं और आपने सनलाइट दिया ही नहीं, तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं बनेगा। इनका बॉडी नहीं टूटेगा तो फिर HCl कहां से आपस में बनेगा? तो इसलिए ये जो रिएक्शन है पूरा डिपेंड कर रहा है सनलाइट के ऊपर। सनलाइट होगा तो ही जाके रिएक्शन होगा, चाहे आप इसके कितने भी अमाउंट को ले लो, कितने भी अमाउंट को बढ़ा लीजिए, कम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनलाइट होगा तभी रिएक्शन होगा।
तो इसलिए वैसे कोई भी रिएक्शन जो रेट ऑफ ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता हो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पूरे लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा। पूछेंगे यहाँ पर H2 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या डालोगे, जीरो डालोगे, डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सनलाइट के ऊपर सारा रिएक्शन फोकस है। तो इसलिए रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, तो एक लाइन में लिख सकते हो द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction which is independent of the concentration of reactant, those reaction is called zero order of reaction. Those reaction is called zero order of reaction. बस इतना ही मेहनत करना है इसके अंदर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल डिपेंड भी नहीं करता होगा। वैसा कोई भी रिएक्शन होगा तो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो इसमें और भी एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है इसमें, एक मिनट, NH3 ले लो, अमोनिया, और यहां पर रहता है प्लैटिनम, 1130 केल्विन रहता है, और बनता है N2 + 3H2। ये सब गैसेस हैं। तो अगर इसके लिए आप रेट निकालेंगे, इसकी रेट कितनी होगी, तो रेट के लिए क्या लिखोगे, पहले तो K लिखोगे, NH3, अब इसका पावर कितना लिखे वो देखना है, क्या पावर 2 लिखे या कुछ और लिखेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन खुद से नहीं हो सकता, अमोनिया है, अमोनिया को डिकम्पोज किया गया पर N2 और H2 गैसेस में, लेकिन ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से है, तो ये प्लैटिनम सरफेस की वजह से है, ये टेम्परेचर होने की वजह से है। अमोनिया में याद रखना है कि बिना प्लैटिनम के ये रिएक्शन को कराएंगे तो डिकम्पोज कहाँ होगा। पहले तो अमोनिया गैस को इस प्लैटिनम सरफेस पे लिया जाता है और 1130 केल्विन पे इसको क्या हम लोग हीट करते हैं, तब जाके ये N2 और 3H2 में डिकम्पोज होता है। अगर इसको हम लोग प्लैटिनम सरफेस अगर नहीं दें तो ये रिएक्शन फिर होगा भी नहीं। तो इसका मतलब है कि आप अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ही दीजिए, अगर ये सब चीजें अगर ना रखें तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा नहीं। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके पास ऑर्डर जो होगा वो जीरो हो जाएगा फिर से। तो यही चीजें यहाँ पर भी ऑर्डर आपके पास हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पावर जीरो है। इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप क्या लेके चले, डिपेंड कर रहा है कि आपने प्लैटिनम का सरफेस कितना लिया हुआ, उसकी वजह से वो रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे भी देख के समझ सकते हो कि जिसके ऊपर कैटलिस्ट वगैरह रहता है, ठीक है, जैसे कैटलिस्ट यहाँ पर सनलाइट है, यहाँ पर प्लैटिनम दिख रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को जनरली ऑर्डर जीरो लिख देंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों एग्जाम्पल याद रखना, ये MCQ वगैरह क्वेश्चन में दिया जा सकता है किसी भी बोर्ड के अंदर। इसी तरीके से सेकेंड होता है हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सबको समझ में आ रहा है, सिंपल सा लैंग्वेज है, जिसमें सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखोगे द रिएक्शन इन विच sum of the power of the concentration of reactant is equal to 1. For example देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास है अमोनियम नाइट्राइट, इसको ये डिकम्पोज होता है N2 + 2H2O में। तो ये आपके पास अमोनियम नाइट्राइट है और कन्वर्ट हो गया N2 + 2H2O में, और इसके लिए अगर हम रेट निकालें तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, K लिखोगे, NH4 NO2 का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो एक ही रिएक्टेंट है, पावर भी 1 है,
तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 आ जाएगा। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। SOCl2, SO2Cl2 ये डिकम्पोज रहता है किसके अंदर, SO2 प्लस Cl2 के अंदर। इसका भी रेट निकालोगे पहले, तो रेट के लिए K लिखोगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड्स को बोलते हैं, इसका पावर में है 1। तो पावर में 1 है तो ऑर्डर कितना हो गया, तो ऑर्डर में दिखाई दे रहा 1 है। तो देख लो इसमें, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है सम 1 आ जाए उस कंडीशन में। इसी तरीके से बच्चे लोग सेकेंड ऑर्डर भी होता है, देखो सेकेंड भी दिखा दे रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब कुछ लिख दीजिएगा खुद से ही। जहां पर आप सम पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 लिखे थे वहां पे 2 लिख देना। फॉर एग्जाम्पल में देखो दिखा रहे हैं हमें क्या होगा, 2HI डिकम्पोज रहता है H2 प्लस I2 में। इसके लिए रेट निकालोगे तो रेट के लिए क्या लिखोगे, K लिखोगे, HI का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो, पावर में आ जाता है 2, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर थर्ड ऑर्डर का अगर देखना चाहते हो एग्जाम्पल, तो हम सब एग्जाम्पल सिर्फ दिखा दे रहे हैं, बाकी सब तो डेफिनेशन आपको समझ में ही गया। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड में एग्जाम्पल ले लो, 2NO ले लो अब प्लस O2, एरो के बाद बनता है 2NO2। अब इसके लिए रेट निकालेंगे, तो अभी हम इसको एक्सपेरिमेंटल भी बनाए थे, NO के पावर में 2, O2 के पावर में 1, और इसका जो ऑर्डर होगा पावर को ऐड कर दो, 2 + 1 यानी कि 3। 0 भी दिखा दिए, फर्स्ट भी दिखा दिए, सेकंड भी दिखा दिए। एग्जाम्पल आपको एक एक समय याद रखना है। और एक लास्ट बता रहे हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर, मतलब इसके अंदर फ्रैक्शनल ऑर्डर भी पॉसिबल है। बस ये लास्ट है, फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर में ना याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि दिखेगा लेकिन आपको लगेगा नहीं ये फ्रैक्शन हो भी सकता है। H2 प्लस Br2, एरो के बाद बनता है 2HBr। तो देखने से तो नहीं लग रहा कि आप रेट लिखोगे तो इसका फ्रैक्शन लिखोगे H2 का कॉन्सेंट्रेशन, Br2 का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एक्चुअल में होता क्या ना, ये हाफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है हमेशा। ये पावर में है 1/2, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो इसका जो ऑर्डर होगा ये होता है 1 + 1/2, 3/2। एक एग्जाम्पल याद रखना हमेशा, समय के एग्जाम्पल दे चुके हैं। तो ये था तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के टाइप्स, 0 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया।